सब। तो हमारा जो पीपल रेजिस्टेंस चैप्टर चल रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857, तो उसमें भी स्टार्ट कर रहे हैं विद द अपराइजिंग इन भिवानी। प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने वो नहीं देखी हो प्लीज़ गो वॉच। तो ये स्टार्ट हुई थी 1809 के अंदर। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई है, इसमें केवल दिया गया है कि ये जाट्स थे ऑफ द हरियाणा, तो भिवानी हरियाणा के अंदर ही आता है। तो उन्होंने ही ये स्टार्ट की थी। तो इन्होंने अपने आप को किलाबंदी कर लिया था भिवानी के अंदर और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था। और एक ब्रिगेड जो है स्मॉल आर्मीज़ की विद अ पावरफुल बैटरिंग रैम्स। बैटरिंग रैम्स सिंपली क्या होता है कि जो आपने देखा होगा मूवीज़ में भी कि एक वुड का प्लो होता है जिससे गेट को ओपन किया जाता है कि फोर्सफुली, तो उसके हेल्प से इसे सप्रेस किया गया रिवोल्ट को। जो दीवान है वेलुथम्पी रिवोल्ट 1808 से लेके 1809, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्टेट ऑफ ट्रवनकोर है वो सब्सिडरी अलायंस में आ जाता है, जो वेलेस्ले की थी इन 1805 के अंदर। वही एक गुस्सा जगाता है उस रीजन के लोगों के अंदर। जो रूलर्स हैं वो सब्सिडरी अलायंस में जो भी बात देने लेने की तय हुई है वो पे नहीं कर पाते सब्सिडी, और वो फेल इन द एरेज कि उनका जो कर्ज है वो बढ़ता जाता है। जो ब्रिटिश रेजिडेंट है ट्रवनकोर के, वो मेडल करते हैं, जो भी सुलहबंदी कराते हैं इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट। जो हाई हैंडल एटीट्यूड है कंपनी का, जो कंपेल कर रहा है बार बार टू द प्राइम मिनिस्टर वेलुथम्पी, जिन्हें दीवान भी या दिवाला भी बोलते हैं, टू राइज अगेंस्ट द कंपनी। इन्हें हेल्प मिलती है नए ट्रूप्स की। और जो वेलुथम्पी है वो एड्रेस करते हैं गैदरिंग कोंडारा के अंदर। ये कोंडारा हमारा केरला के अंदर आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि केरला डिस्ट्रिक्ट से कोलम केरला के अंदर आता है, कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो ये नायर्स कौन थे, तो जो नायर्स थे ये हिस्टोरिकली ये मिलिट्री या कन्फ्लिक्ट था इनका इस रीजन में। और इनकी जो हॉस्टिलिटी थी बिटवीन द नायर और ब्रिटिश वो 1809 में सामने आई। और ब्रिटिश ने क्या किया था कि इनकी जो लिमिटेशन, इनका पार्टिसिपेशन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रोक दिया था, इसलिए ये अगेंस्ट थे ब्रिटिश आर्मी के भी। तो इसी वजह से इन्होंने वेलुथम्पी को ज्वाइन किया। ये आपको पूरा ही थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर रखेंगे बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा पूरा ही फैक्चुअल बेस है। वेलुथम्पी ने जो एड्रेस किया था जो गैदरिंग कोंडारा के अंदर, उसे ही बोला गया कोंडारा प्रोक्लेमेशन, वेरी फेमस। एंड देयर वर लार्ज स्केल रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट रेबल हुआ। इसके रिजल्ट के साथ साथ एक मिलिट्री ऑपरेशंस हैड टू बी अंडरटेकन, तो पीस को रिस्टोर करने के लिए। और जो महाराजा हैं ट्रवनकोर के, तो वो इससे खुश नहीं थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि महाराजा अलग थे, प्राइम मिनिस्टर अलग थे, जो दीवान थे। तो राम वर्मा वहाँ पे उस टाइम पे महाराजा थे, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस रेबेलियन को एंड डिफेक्टेड टू द साइड ऑफ कंपनी। और जो वेलुथम्पी है वो उसमें अपने आप को ही मार लेते हैं कि अवॉइड करते हैं कि उन्हें कैप्चर करना। और फिर रेबेलियन जो रेबेल होता है धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, इट डिमिनिश ग्रेजुअली। डिस्टर्बेंसेस क्या है, नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड 1808 से। भारत जो वास्ट प्रोविंस है बुंदेलखंड की, जो ब्रिटिश ने जीत ली ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1803 से 1805 तक। तो इसे जो प्रेसिडेंसी है बंगाल की उसके अंदर रख दिया जाता है। जो बुंदेला चीफ है वो ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस टू द न्यू गवर्नमेंट एज लॉन्ग एंड वो फाइट करते हैं डिफरेंट फोर्ट्स से अपने, जो 150 थे। तो जो फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो लक्ष्मण दावा ने दिया था, जो किलेदार थे ऑफ अजयगढ़ फोर्ट। और उन्हें जो परमिशन मिली हुई थी कि वो फोर्ट्स को रख सकते अपने पास फॉर 2 ईयर टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के लिए, लेकिन वो रखना चाहते थे उसे फॉर मोर टाइम, लेकिन उन्हें फिर सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने सरेंडर किया इन फरवरी 1809 एंड वॉज टेकन टू कलकत्ता। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आया जो किलेदार थे ऑफ कलंज दरिया सिंह, जिन्हें भी सप्रेस कर दिया गया जनवरी में 1812। और जो मोस्ट सीरियस थ्रेट है वो दिया गया बाय गोपाल सिंह। उनके जो डिस्प्यूट थे अपने अंकल के साथ, जो सपोर्ट करते थे, जिन्हें सपोर्ट मिलती थी ब्रिटिश से। अब 4 साल में जो भी गोपाल सिंह ने निकाल दी, जो भी विजिलेंस का काम कर था और मिलिट्री टैक्टिक्स थी ब्रिटिश फोर्सेस की, वो सारी ही जान ली और उन्हें सभी को एक्सक्लूड कर दिया कि उनसे बच गए वो। थ्रू पुट अ स्टॉप इस डिस्टर्बेंस को, जो ब्रिटिश है उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसे इकरारनामाज बोलते हैं, कि जो भी इसमें चिफ्टियंस हैं, जो भी ट्राइबल्स के लीडर्स हैं, उन्हें बाइंडिंग के लिए आए अपनी पॉलिसी में। नेक्स्ट है परला के मेडी आउटब्रेक 1813 से 34 तक चलता है। जो ये वेस्टर्न बॉर्डर है जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, उसमें विटनेस हुआ था। इसमें क्या होता है, विटनेस करते हैं रेजिस्टेंस जो जमींदार और राजा से। जब कंपनी एक्वायर कर लेती है गंजाम को, जो नारायण देव होते हैं जो राजा हैं ऑफ द परला के मेडी,
वो रेजिस्टेंस देते हैं, फोर्स करते हैं ब्रिटिश को कि वो डिस्पैच करे, कि जब वो विरोध करते हैं तो इसी कारण जो ब्रिटिश होते हैं वो एक आर्मी भेजते हैं अंडर द कॉलोनल पीच। तो जो पीच है वो डिफीट कर देते हैं नारायण देव को इन 1768, और जो गजापति देव हैं सन ऑफ नारायण देव उन्हें जमींदार बना देते हैं। और जो नारायण देव है उन्हें सपोर्ट मिलती है उनके सन और ब्रदर के द्वारा, वो दोबारा रिवोल्ट करते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो जब स्टार्टिंग में फेल रहता है कि उसे अब काम नहीं करा जा सकता, पीस नहीं हो पा रही थी, तो जो प्रेसिडेंसी है मद्रास की वो अपॉइंट करती है जॉर्ज रुसेल को एज अ कमिश्नर ऑफ द रीजन इन 1832। और जो रिसेल्स हैं एक प्रोवाइड करते हैं फुल प्लेज पावर टू सप्रेस द रिवोल्ट और पेसिफाई करते हैं रीजन को बाय 1834। नेक्स्ट आता है कच्छ और कुछ रेबेलियन जो गुजरात के अंदर है हमारा। तो देयर वाज अ ट्रीटी ब्रिटिश और महाराजा बारामल सेकंड के बीच में 1816 के अंदर, जिसमें जो पावर है वो कन्फर कर दी जाती है टू द थ्रोन। एंड देयर वर हाउएवर एक पावर स्ट्रगल रहती है महाराजा और जो ग्रुप ऑफ चिफ्टियंस हैं कि जो ट्राइबल हैं उनके लीडर्स होते हैं डिफरेंट, उनके बीच में। तो जो ब्रिटिश है वो इंटरफेयर करते हैं इंटरनल अफेयर्स में। जो कच्छ का इन 1819 जो राजा बारामल सेकंड है वो अरब और अफ्रीकन ट्रूप्स के साथ कि रेज करते हैं कि अपना इंटेंशन कि उन्हें रिमूव करना है ब्रिटिश को उनकी टेरेटरी से, और जो चीफ्टियंस हैं वो भी उनके साइड में हो जाते हैं। जो ब्रिटिश हैं वो स्टार्टिंग में द ब्रिटिश इज डिफीटेड एंड डिपोज द कुछ रूलर, तो जो ब्रिटिश हैं वो डिफीट कर देते हैं और इन्हें अपनी जो गद्दी उसे हटा देते हैं उससे, जो रूलर है ऑफ द कच्छ राव बारामल इन फेवर ऑफ हिज इन्फेंट सन्स। जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो गवर्न करते हैं एरिया को एज अ डी फैक्टो की जो रियल पावर है वो ब्रिटिश रेजिडेंट के पास है, किसके हेल्प से, रीजेंसी काउंसिल के हेल्प से। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन है जो रीजेंसी काउंसिल ने बनाया था उससे साथ साथ एक्सेसिव लैंड असेसमेंट भी उन्होंने स्टार्ट किया था, इसके कारण ही एक और लोगों में असंतोष जागा। इन द मीन वाइल जो चिफ्टियंस है उन्होंने ये कंटिन्यू रखा जो रेबिलियन स्टार्ट किया गया था। इन द मीन वाइल सम ऑफ द चिफ्टियंस कंटिन्यू देयर रिबेलियन अगेंस्ट द एलियन रूल। जो न्यूज़ है ऑफ द ब्रिटिश रिवर्सेस इन द बुर्मा जो उन्हें एक्सपेंशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, तो उसमें जो बुर्मा वॉर का जो न्यूज़ है कि जो ब्रिटिश है वो वापस जा रहे हैं, उसने और जो चीफ्स थे उनका उत्साह बढ़ा दिया एंड डिमांड की इन्होंने रिस्टोरेशन ऑफ द बारामल सेकंड। और आफ्टर जो एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन है जो वो भी फेल करने मतलब असमर्थ रहा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, तो कॉन्सिलेटरी पॉलिसी अपनाई जो कंपनी ने। नेक्स्ट है राइजिंग एट बरेली 1816 के अंदर। तो इमीडिएट इस अपसर्जन का कारण क्या था कि पुलिस टैक्स का इम्पोज करना, और जो इशू है बिकम रिलीजियस जब मुफ्ती महमूद होते हैं जो एक पिटीशन देते हैं मजिस्ट्रेट होते हैं ऑफ द टाउन को इन 1816, और सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है वैन द पुलिस जब टैक्स कलेक्ट करती है एक वुमेन को इंजर्ड कर देती है। इस इवेंट में लेड टू द एक ब्लडी स्कफल की जब पुलिस वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने जाती है तो जो वुमेन इंजर्ड होती है उसके साथ ही क्या स्टार्ट होता है कि एक ब्लडी हाथापाई स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ द मुफ्ती एंड द पुलिस। और 2 दिन तक विद इन द 2 days ऑफ द इवेंट सेवरल मुस्लिम्स फ्रॉम पीलीभीत शाहजहाँपुर एंड रामपुर इस रेबेल में खड़े हो जाते हैं फॉर द डिफेंस ऑफ द फेथ एंड द मुफ्ती। और अप्रैल 1816 तक जो इंसर्जेंट्स हैं वो मर्डर कर देते हैं जो सन होता है ऑफ द ले सेंटर की जो जज होते हैं प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ बरेली के। और जो अपसाइजिंग है केवल सप्रेस की जा सकती थी विद हाई डिप्लॉयमेंट मिलिट्री फोर्सेस का, इनमें जिसमें क्या हुआ कि 300 से भी जो रेबल्स हैं वो किल होते हैं और उससे भी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और इम्प्रीजन भी होते हैं। और जो अपसर्ज है सीम्स टू हैव बीन द प्रोडक्ट माना जाता है मोर ऑफ डिसकंटेंट रेदर देन एक्चुअल ग्रीवेंस, कि उनकी जो प्रॉब्लम थी उससे ज़्यादा के अंदर जो असंतोष जाग रहा था उसके निकल के आया था ये अपसर्ज। द एलिमेंट ऑफ डिसकंटेंट लाइंग इन द वेरी नेचर ऑफ द एलियन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है अपसर्ज इन हथराज जो 1817 के अंदर है। तो जो दायरा में तलुकदार होते हैं सेवरल विलेजेस के इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलीगढ़, उनका स्ट्रॉन्ग बेस होता है इन द फोर्ट ऑफ हथराज। जो फोर्ट है वो कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया के अंदर, जिसे सेकंड भरतपुर भी बोलते हैं। इनकी वॉल ग्रेट हाइट है, थिकनेस है, वो डिफेंड किए जाते हैं बाय डीप डिच और अल्टरेटी माउंटेन एट द टॉप की जो गुफाएं होती हैं। जो इंग्लिश है उन्होंने सेटलमेंट करते हैं हथराज स्टेट के साथ एक कंक्लूडिंग सेटलमेंट विद दयाराम एज अ फार्मर, बट ड्यू टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हाई रेवेन्यू जो दयाराम है वो फेल हो जाते हैं दोबारा पे करने से, और एंड फेल टू पे द एरीज एंड इवन कमिटेड मैनी एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी।
वो क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट के फिगेटिव्स हैं कि जो भागे हुए हैं गवर्नमेंट के इम्प्रिजमेंट से, तो उन्हें अपने यहाँ पे रहने के लिए जगह देते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं। सो जो कंपनियाँ एक लार्ज आर्मी के साथ अटैक करती है हथराज को इन फरवरी 1817, तो जो दयारा में है वो ब्रेवली लड़ते हैं फिर मोर देन 15 डेज और वहाँ से एस्केप कर जाते हैं बिना ही हार्म के। लेकिन अल्टीमेटली वो ओब्लाइज होते हैं कि वो वापस आएँ, कि किस कंडीशन पे कि वो सबमिट करेंगे, वो सेटल रहेंगे विद पेंशन। अनदर नोटेड रेबल भगवंत सिंह राजा होते हैं जो मूर्शन के, फाइटिंग टू डिसमेंटल हिज फोर्ट, लेकिन वो भी सबमिट कर देते हैं टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट केम द वेरी इंपॉर्टेंट पाइका रेबिलियन इन 1817 में जो हुई थी। जो पाइकास थे उड़ीसा के, वो ट्रेडिशनल लैंड मिलिट्री थे, बेसिकली जो फूड से लड़ाई करते हैं, कि इतना इंपॉर्टेंट इनकी पोजीशन नहीं होती, लेकिन ये लार्ज नंबर में लड़ाई करते हैं, तो डेट्स द फूड सोल्जर लिटरली, और इन्जॉय करते थे ये लैंड फ्री रेंट अपनी। लेकिन ड्यू टू जब इंग्लिश ने जब कंक्वेस्ट कर लिया उड़ीसा को 1803, तो इनके ये राइट्स ले लिए गए थे। दैट्स वाई ये करंट में भी इशू चला था पाइका रेबिलियन का, जो हमने दिसंबर वाली मैगजीन में भी देखा है। तो इन्होंने क्या करा कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कंक्वेस्ट कर लिया उड़ीसा को, तो उन्होंने डिथ्रोन कर दिया जो राजा ऑफ कुर्दा हैं, और हैड ग्रेटली रिड्यूस द पावर ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द पाइकास। तो जब राजा ऑफ कुर्दा को ही इन्होंने गद्दी से हटा दिया, तो जो पाइकास है उनकी भी पावर ऑफ प्रेस्टीज बहुत कम हो जाती है आफ्टर द एक्सट्रॉर्डिनरी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज कंपनी की, जो और ज़्यादा गुस्सा बढ़ा देती है जमींदार्स और पीजेंट्स के अंदर। जो कॉमन मार्सेस हैं वो भी इफेक्ट हो रहा था, बिकॉज जो सोल्ट के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ा दिए गए थे बिकॉज ऑफ द टैक्स जो इस पर इम्पोज हो रहा था। जो कौड़ी करेंसी होती है, कि आपने देखा होगा कि वाइट कलर के कौड़ीज आती हैं जो ऐसे कलर के होते हैं, तो वो यूज़ होती थी ऐसे करेंसी, तो उसका भी एबोलिश कर दिया गया। तो ये सभी जो रीज़न थे इनके रिसेंटमेंट के। और क्या होता है कि जो बख्शी जगतबंधु होते हैं वो इनके चीफ होते हैं ऑफ द फोर्सेज ऑफ द राजा ऑफ कुर्दा 1814 के अंदर। इन 1814 द जगतबंधु एंसेस्ट्रल स्टेट ऑफ किलर होगा, उसे भी ले लिया जाता है कंपनी द्वारा, और उन्हें केवल रिड्यूसिंग दैम टू पिन्योरी। दैट्स मीन्स इसका मतलब है कि जो स्टेट ऑफ पॉवर्टी में वो एक बन के रह जाती हैं। जो स्पार्क है वो लाइट हो जाती है बाय द अराइवल ऑफ बॉडी ऑफ कॉन्स गुमसार से इनटू द कोर द टेरिटरी मार्च 1817। तो इनके आने से और ज़्यादा एक स्पार्क आ जाता है, और एक्टिव जो सपोर्ट होती है ऑफ द मुकुंद देवा जो लास्ट राजा होते हैं कुर्ता के, और अदर जमींदार्स ऑफ द रीजन। बख्शी जगतबंधु होते हैं लेड अ सॉन्डरी आर्म्स ऑफ पाइकास फोर्सिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सनड्राई आर्म्स मीन्स आर्मी, मीन्स की नंबर ऑफ आर्मीज़ को लेकर वो फोर्स करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कि यहाँ से जाए। जो रेबिलियन है उसे बोला जाता है एज अ पाइका विद्रोह और रेबिलियन। जो इनिशियल सक्सेस होती है रेबेल को, कि इनिशियल में थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये जो और भी वहाँ के लोग होते हैं वो उसमें उत्साह जगाता है, तो वो सभी एक साथ सपोर्ट करते हैं कि उन्हें अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द सम टाइम। और जो जगतबंधु है वो डिक्लेयर करते हैं एक आउटलुक, उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है एज एन आउटलुक कि एक जो इलीगल जो वर्क होता है, इलीगल पर्सन, कि अपराधी, उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया अलॉन्ग विद अदर रेबल्स। तो उन्हें शेल्टर मिलता है बाय राजा ऑफ नयागढ़। ऑल्दो जो दीनबंधु सतारा है और उनके जो ग्रुप हैं वो सरेंडर कर चुके थे कंपनी को इन नवंबर 1818, लेकिन जो जगतबंधु हैं इवेडेड ब्रिटिश विजिलेंस, कि वो बार बार एस्केप हो रहे थे जो ब्रिटिश के वॉच से। इंस्पाइट ऑफ रिवॉर्ड ऑफर्ड, कि कोई भी जो पीपल थे प्रोविंस के उन्होंने धोखा नहीं दिया अपने लीडर्स को। दो जो कुर्दा है वो वॉज बैक अंडर द कंपनी कंट्रोल बाय मिड 1817, और जो पाइका रेबिलियंस है उसे रिसोर्टेड टू गोरिल्ला टैक्टिक्स, और रेबिलियन से उसे ब्रूटली रिप्रेस कर दिया गया बाय 1818। और जो प्रिंस थे जिन्होंने पूरी टेम्पल में जिन्होंने शेल्टर दी थी जगतबंधु को उन्हें भी पकड़ लिया गया और उन्हें हैंग कर दिया गया। पाइका ऑन द होल सफर्ड ग्रेटली। और 1825 के अंदर जो जगतबंधु है उन्हें वो सरेंडर्ड अंडर नेगोशिएटेड टर्म, और सम सोर्सेज कहते हैं कि उन्हें कैप्चर कर लिया गया और जो कैपेसिटी में रखा गया था वहीं पे वो मर गए इन 1829। और जो पाइका की रिबेलियन है उससे रिजल्ट क्या आया कि ये सक्सेसफुल आया कि जो एरेज जो भी सब्सिडी जो भी उन्हें पैसे देने थे उसका कैंसिलेशन हो गया, जो भी डेप्स का रिडक्शन होगी, असेसमेंट में रिडक्शन, सस्पेंशन रहा ऑफ द सेल ऑफ द स्टेट ऑफ डिफॉल्टर एट डिस्क्रिप्शन। तो ये सभी बेनिफिट्स रहे। नेक्स्ट केम द वगैरह राइजिंग। तो जो रिसेंटमेंट है अगेंस्ट द एलियन रूल, कि कपल्ड उससे, और जब भी ये बढ़ाता है कपल्ड कि ऑलरेडी कुछ चल रहा था उसके साथ प्लस हो गया है, जो गेवार्ड्स हैं बड़ौदा के उन्हें सपोर्ट मिलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की।
कपल्ड विद द वगैरह चीफ ऑफ द ओका मंडल कि वो अपने हाथों में आर्म्स लें। तो जो वगैरह कैरिड आउट इनरोड इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी ड्यूरिंग 1818 और 19। तो एक ब्रिटिश टेरिटरी जो पीस टेरिटरी है वो साइन की गई नवंबर 1820 में। तो जो गेवार्ड्स हैं बड़ौदा के, ये ब्रिटिश के गवर्नमेंट के साथ हैं अगेंस्ट द ओका मंडल जो वगैरह चीफ है। नेक्स्ट है अहोम रिवोल्ट जो 1828 के अंदर आता है। ब्रिटिश प्लेज लेते हैं कि वो असम को छोड़ देंगे आफ्टर फर्स्ट बुर्मा वॉर, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं। जो इंस्टीट्यूट ऑफ विड्रॉइंग जो ब्रिटिश हैं वो अटैम्प्ट करते हैं कि जो अहोम की टेरिटरी है वो कंपनी के डोमिनियन में ले ली जाए। इससे ही जो रेबिलियन है वो स्टार्ट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमदार कोनवार जो अहोम के प्रिंस होते हैं। और इसमें अलग लोग भी होते हैं, ये जो धनंजय है, जयराम है। और इस रेबिलियन के साथ ही का रिजल्ट में भी जो गोमदार कोनवार है जो पहले प्रिंस थे उन्हें किंग बना दिया जाता है फॉर्मली। फाइनली जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि एक फॉलो करेगी एक कॉन्सिलेटरी पॉलिसी, और जो असम है अपर असम वो दे देती है टू द महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र, और जो किंगडम का पार्ट है वो रिस्टोर कर दिया जाता है टू द असम किंग। नेक्स्ट है सोल्ट जो सूरत सोल्ट एजिटेशन 1840s का, कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट resulted in attack by the local Surat population on the European in 1844 over the issue of the government कि जो ये भी अगेंस्ट नाम से पता चल रहा है कि होगा कि जो सूरत सोल्ट एजिटेशन है ये बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन द सोल्ट का जो प्राइस है उसे रेज कर दिया गया फ्रॉम 15 पैसे टू 1 रुपीज़। उसके कारण हो रहा था फेस विद पॉपुलर मूवमेंट। जो गवर्नमेंट है वो विड्रॉ करती है एडिशनल जो उसने सोल्ट लगाया हुआ था टैक्स है उसके ऊपर। अगेन इन 1848 जो गवर्नमेंट है वो उसे फोर्स किया जाता है कि वो विड्रॉ करे जो भी उसने मेजर्स लगाए इंक्लूडिंग बंगाल स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर इन फेज ऑफ पीपल्स डिटरमाइंड बिड कि टू रिसोर्ट टू बॉयकॉट एंड पैसिव रेजिस्टेंस। तो दो ही चीज़ें के अगेंस्ट हैं कि जो सोल्ट की जो ड्यूटी लगाई गई थी फ्रॉम 50 पैसे टू 1 रुपीज़, सेकेंड जो नया स्टैंडर्ड लाए थे वेट और मेज़र का। नेक्स्ट देखते हैं ये कोल्हापुर एंड सामंतवादी रिवोल्ट जो महाराष्ट्र के अंदर आता है हमारा। जो गडकरीज होते हैं वो हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास है विच वॉज ग्रेसन इन द मराठा फोर्ट। तो गडकरीज जो होते हैं ये पहली बात गिरीशंस कौन होते हैं, ये रक्षक जो सेना होती है जिसे प्रोटेक्शन के लिए उन्हें बोलते हैं। तो वही थे ये मराठा फोर्ट्स के अंदर। तो इन्हें डिसबैंड कर दिया गया ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन जब कोल्हापुर स्टेट में हुआ आफ्टर 1844। और उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा इन्हें इसके बाद। जो गडकरीज हैं इसलिए ही ये रिवोल्ट में खड़े होते हैं और ऑक्यूपाइड कर लेते हैं समनगढ़ और बुदरगढ़ फोर्ट को। सिमिलरली एक डिस्केंट जाता है कोज अ रिवोल्ट इन सावंतवाड़ी एरियाज। पीपल हेयर ऑलरेडी रिवोल्ट कर लेते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइम में 1830 में 1836 में 1838 में। और जो लास्ट बिकॉज द ब्रिटिश है डिपोज देयर रूलर, उनके रूलर को हटा देते हैं। इसकी वजह से हो रहा था ये जो ब्रिटिश अथॉरिटी है इंट्रोड्यूस करती है मैनी लॉज टू ब्रिंग द रीजन अंडर कंट्रोल। तो ये पूरा ही आपको क्लियर है। नेक्स्ट केम द वहाबी मूवमेंट। जो वहाबी मूवमेंट है वो एसेंशियली एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है कि इस्लाम को दोबारा रिस्टोर करने के मूवमेंट था जो फाउंड किया गया था सईद अहमद द्वारा ऑफ राय बरेली, जो इंस्पायर थे टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। अब हुआ क्या कि जो सईद अहमद है उन्होंने बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिसएग्री करा कि जो वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस है इस्लाम के ऊपर। उन्होंने कहा कि प्योर इस्लाम पे रिटर्न करने के लिए कहा इन्हें और सोसाइटी को एज इट वाज इन द अरेबिया ऑफ द प्रोफेट टाइम, कि जो उनका भगवान जो ज्ञान देते थे उनके टाइम पे जैसा था उस टाइम को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने कहा कि वेस्टर्न का जो इन्फ्लुएंस है इस्लाम पे उसे पूरी तरीके से मना किया। और जो शहीद अहमद है वॉज एक्लेम एज द डिज़ायर लीडर। और जो कंट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन है विद एन एलोबरेट सीक्रेट कोड कि जो भी वर्क कर रहे थे फॉर द स्पिरिचुअल वाइस रीएजेंट खलीफाज उसे सेटअप किया गया। एंड सिताना इन द नॉर्थ वेस्ट ट्राइबल बेल्ट वाज चूजन एज अ बेस, और उसे बेस की तरह चूज़ किया गया। तो ये अपनी बुक में आप हाईलाइट कर लेंगे बिकॉज जो मैं इंपॉर्टेंट है इसमें वही हाईलाइट करके आपको ऐसे लेके चलना है बिकॉज ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आप भूलेंगे। इट्स लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको ऐसे जब आप फर्स्ट रीडिंग लेंगे तो आपको 20% रिटेंशन रहेगा, 30% रहेगा सेकंड रीडिंग में। जब 3-4 रीडिंग कर लेंगे तो आपको ये 80 to 90% आपका रिटेंशन रहेगा। तो इतना ही आपको रिक्वायरमेंट है, नो नीड फॉर 100% रिटेंशन।
इंडिया के अंदर इसके जो इम्पोर्टेंट सेंटर दिए गए वो पटना के अंदर थे, लेकिन 2 ये मिशन और जगह भी स्प्रेड था, इंक्लूडिंग हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बॉम्बे। सिंस जो दरुल हक है, जो टेरिटरी थी वॉर की, उसे कन्वर्ट कर दिया गया टू द दरुल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम। और जो जिहाद है उसे डिक्लेयर कर दिया गया अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब। और जब डिफीट हो जाती है सिख रूलर की और इनकॉर्पोरेशन हो जाता है पंजाब का इन द ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डोमिनियन में इन 1849, जो इंग्लिश की डोमिनियन है इंडिया में, वो एक सोल टारगेट बन जाती है वहाबीज़ का अटैक का। और जो वहाबीज़ है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट को स्प्रेड करने में, और इन डिफरेंट टाइम डिफरेंट ये रिवोल्ट करते हैं। अ सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बाय द ब्रिटिश इन 1860 ऑन द वहाबी बेस, जो सितारा में हमने ऊपर पढ़ा है, इन्होंने सेटअप किया था। और इन्हें वेरियस केसेस झेलने पड़े ऑफ द सेडिशन की देश विद्रोह में। ये कंटिन्यू रहा डिफरेंट रूप में बिटवीन द 1880s एंड 1890s, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट केम्स द कूका मूवमेंट। जो कूका मूवमेंट है वो फाउंड हुआ था 1840s में बाय भगवत जवाहर माल, जिसे बोलते थे शान साहिब इन वेस्ट पंजाब। तो जो मेजर लीडर थे ऑफ द मूवमेंट आफ्टर हिम थे जो बाबा राम सिंह, और इन्होंने फाउंड किया था नामदारी सिंह सेक्ट को। और आफ्टर द ब्रिटिश टू द पंजाब को लेने के बाद 1849 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर, तो जो मूवमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया फ्रॉम अ रिलीजियस प्योरिफिकेशन टू अ पॉलिटिकल कैंपेन। पहले रिलीजियस को प्योरीफाई करने का कैंपेन था, लेकिन अब पॉलिटिकल कैंपेन बन गया। और इसके बेसिक टीनेंट्स वर कि क्या डिमांड थी इसकी कि कास्ट को अबोलिश किया जाए, सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिख डिस्करेज किया जाए, कंजप्शन ऑफ मीट एंड अल्कोहल एंड ड्रग्स। जो परमिशन दी गई इंटर मैरिजेस की उसके अगेंस्ट थे, विडो रीमैरिज के, एंड एनकरेजिंग वुमेन्स टू स्टेप आउट ऑफ सेकुलरिज्म। ऑन द पॉलिटिकल साइड जो कोकाज थे वो चाहते थे रिमूव करना ब्रिटिश को और सिख को रिस्टोर करना रूल को इन पंजाब। और ये एडवोकेट करते थे जो हैंड होवन क्लोथ्स है उसको पहनना, बाइकआउट करते थे इंग्लिश के कानून को भी, उनकी एजुकेशन को भी, उनके प्रोडक्ट्स को भी। सो जो कॉन्सेप्ट है स्वदेशी का और नॉन कॉपरेशन का, वो बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया गया था कुकास के द्वारा, स्प्रेड किया गया था इनके द्वारा मच बिफोर दे बिकम पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। उससे पहले ही इन्होंने स्प्रेड किया इसको इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एज द मूवमेंट गेट इट्स पॉपुलैरिटी, जो ब्रिटिश हैं वो सेवरल स्टेप लेते हैं कि इन्हें क्रश करने के लिए इन द पीरियड 1863 से 1872। और 1872 में जो राम सिंह है वॉज डिपोर्टेड टू रंगून, उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा पीजेंट